जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कॉम्पिटिटिव क्लास के माध्यम से कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कंपनी के अधीन से जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं कि कंपनी के अधीन हर एग्ज़ाम में प्रश्न देखे जाते हैं। तो सो फ्रेंड, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज का प्रश्न। और ये जो है वन लीनियर प्रश्न है, एक लाइन बाय लाइन आपके हर एग्जाम में कहीं ना कहीं यह प्रश्न मिलते जाता है। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ऐसा माना जाता है कि वह बंगाल पहले व्यापारी जब चल रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वह क्लर्क के रूप में बंगाल काम करने के लिए आया था और अपनी प्रतिभा से काम करते करते बंगाल का क्या बन गया? गवर्नर बन गया। रॉबर्ट क्लाइव का जो शासनकाल है वो 1757 से 1760 ईस्वी तक और पुनः दोबारा 1765 से 1767 ईस्वी के बीच शासनकाल रॉबर्ट क्लाइव का रहा है। इसने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया था। आगे देखते हैं, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि जो हुआ था यह बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि पलासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला यानी बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और दूसरा युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? इलाहाबाद की संधि की। तो बार बार आपके एग्जाम में आता है कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था? तो बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। उसके बाद इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये तो था कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, तो रॉबर्ट क्लाइव। अब है भारत का पहला गवर्नर कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स बने थे। भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स बने थे। आगे देखते हैं, भारत में न्यायिक सेवा, भारत में क्या है? न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवक, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में न्यायिक सेवा, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स है। और दूसरा है कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं। आगे देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू हुआ था या किसने लागू किया था? दोनों क्वेश्चन आता है। तो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था जो है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने लगाया था या किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में। जबकि इस द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन आता है, डेट भी आता है और किसने किया है ये भी पूछा जाता है। तो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किसने किया? तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। जबकि इस द्वैध शासन यानी बंगाल का जो द्वैध शासन व्यवस्था था इसे समाप्त किसने किया? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग लगाया गया था या चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पे ये जब इंग्लैंड वापस पहुंचे थे तो बर्फ के द्वारा, ये भी प्रश्न कभी कभी देखा जाता है, बर्फ के द्वारा इन पे महाभियोग चलाया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था। आगे देखते हैं,
बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां, बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति यानी उप दीवान के रूप में किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान की नियुक्ति की थी, जिसमें बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए सिताब राय की नियुक्ति की थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब समस्त बंगाल को 2 उप दीवान नियुक्त किया गया तो जो पहला उप दीवान नियुक्त, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के लिए किसे उप दीवान नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद रजा खां को किया गया था। और बिहार के लिए किसे उप दीवान नियुक्त किया गया? तो सिताब राय को नियुक्त किया गया था। और इन तीनों की नियुक्ति जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर थे। आगे, किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था? ये देखिए, राजकीय कोषागार, राज्य का जो कोषागार है उसे मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता किसने लाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था। मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता किसने लाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुई? कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए, कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुई? तो 1781 में हुआ था। कब हुआ था? 1781 में कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1782 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? 1782 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बहुत बार यह परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। कहीं कहीं विलियम्स चार्ल्स दिया हुआ रहता है, तो विल्किंस को ही चार्ल्स कहते हैं, याद रखेंगे। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट है। द बंगाल गजट, जिसके प्रस्तुतकर्ता या संपादक कौन है? तो द बंगाल गजट के संपादक हैं जेम्स अगस्टस हिक्की। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो द बंगाल गजट, जो 1780 में आया था। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो द बंगाल गजट है, जो 1780 में आया था। और द बंगाल गजट का संपादकीय किसने किया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। ये क्वेश्चन आता है कि द बंगाल गजट को किसने लिखा था या किसने दिया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने दिया था। और कब? 1780 में द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र बनकर आया था। ठीक है। सो फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में कंपनी से संबंधित आपके परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर इलिजा इम्पे थे। 1774 में कोलकाता में उच्च न्यायालय की एक स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश 1774 में कोलकाता में उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर इलिजा इम्पे थे। याद रखेंगे कौन थे? सर इलिजा इम्पे थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आती है। क्या होता है? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आती है, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में पहली बार कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो सर इलिजा इम्पे को बनाया गया। तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न जो आएंगे वो आएंगे
कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1774 में हुई थी। दूसरा, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत हुआ था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे थे। तो हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो 1793 में। पहला प्रश्न तो यहीं पे बन गया कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो 1793 में लागू हुआ था। ठीक है। दूसरा प्रश्न कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त योजना किसने बनाई थी, अब ये एक पहले से बना हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो है जॉन सोर ने बनाई थी। किसने बनाया था, जॉन सोर ने अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी। बहुत बार एग्जाम में आता है कि कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है, तो दो अंग्रेज ऐसे थे जो कि भारत से संबंधित थे। एक लॉर्ड मेयो जो अंडमान निकोबार में मारे गए, और दूसरा थे लॉर्ड कॉर्नवालिस जिनकी मृत्यु के बाद इनका कब्र यानी कब्रिस्तान गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और दूसरा गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे जो अंडमान निकोबार में। आगे देखते हैं, अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी, तो जॉन सोर ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी, जॉन सोर ने अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं, सहायक संधि की शुरुआत किसने की। अगर आपसे अंग्रेज के बारे में पूछे तो सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। अगर आपको अंग्रेज के बारे में पूछे तो सहायक संधि के जन्मदाता कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली हैं। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली से पहले भी भारत में सहायक संधि करने वाले कौन थे, तो डुप्ले थे जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर थे। क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि किसने किया, तो डुप्ले ने किया था जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर थे। लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछे या अंग्रेज कंपनी के बारे में पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, क्योंकि अभी हमने आपको कंपनी के बारे में पढ़ा रखा है तो कंपनी से संबंधित कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो याद रखेंगे सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लेकिन भारत में सहायक संधि सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो डुप्ले ने शुरू किया था। और डुप्ले कौन थे, तो फ्रांसीसी गवर्नर थे। तो इस तरह से ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की, तो सहायक संधि जो है इंदौर के होलकर शासकों ने नहीं स्वीकार किया था। सहायक संधि जो है इंदौर के होलकर शासकों ने नहीं स्वीकार किया था। अगला है, कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। यह प्रश्न आता है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और ये कब किए थे, तो 1800 ईस्वी में किए थे। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने ही स्वयं को बंगाल का शेर घोषित किया था। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। याद रखेंगे कि किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। यह स्वतः घोषित किया था, अपने आप को स्वतः घोषित किया था बंगाल का शेर। आगे बढ़ते हैं, मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था, ये बार बार एग्जाम में आता है। 3 व्यवस्था है, महलवारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था।
तो अभी हमने पार्ट 1 ये कंपनी के अधीन, वीडियो बहुत लंबा जा रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि पार्ट ए और पार्ट बी करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो सो फ्रेंड, पार्ट ए में मैंने बताया कि रैयतवारी व्यवस्था, और पार्ट जब 2 बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा महलवारी व्यवस्था एवं मनसबदारी व्यवस्था। तो मद्रास में ये कहाँ लगा था रैयतवारी व्यवस्था? मद्रास में। एक प्रश्न तो आपका यहीं पे बन गया कि रैयतवारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लगी थी, तो मद्रास में। और दूसरा, मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था लागू किसने किया था? टॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? टॉमस मुनरो ने। मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू किया? टॉमस मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न आता है आपका, पिंडारियों का दमन किसने किया, या किसके समय में हुआ था? किस गवर्नर के समय में पिंडारियों का दमन हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में हुआ। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में पिंडारियों का दमन हुआ था। आगे देखते हैं, टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? या 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बने? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। तो आपने 3 प्रश्न को देखा। बंगाल के पहले गवर्नर कौन हुए? तो रॉबर्ट क्लाइव हुए। उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुए? वारेन हेस्टिंगस हुए। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। आगे देखते हैं, भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तीनों क्लियर हो गया। फिर से देख लेते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का केवल गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था, बंगाल का केवल गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका एक यहाँ निकल के आएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, ये आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर होगा वो वारेन हेस्टिंगस होंगे। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन होंगे? वारेन हेस्टिंगस होंगे। इसीलिए इन्हें फिर क्या किया गया? अब बंगाल नहीं, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जो अंग्रेजी क्षेत्र से संबंधित थे। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त कब कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सती प्रथा को 1829 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था, यानी अवैध घोषित कर दिया गया था। सती प्रथा को 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अवैध घोषित करार दिया था। ठीक है, याद रखेंगे कि सती प्रथा का समापन कब हुआ या अवैध घोषित कब किया गया? तो 1829 ईस्वी में। सती प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1829 ईस्वी में। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त कर दिया 1829 ईस्वी में। अब यहाँ 2 क्वेश्चन तो हो गया कि पहला क्वेश्चन, सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो 1829 में। दूसरा प्रश्न, सती प्रथा किसके सहयोग से समाप्त किया गया? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर दिया। तीसरा प्रश्न, किस धारा के तहत या अनुच्छेद के तहत? तो धारा 17 के तहत विधवाओं को, धारा 17 के तहत सती प्रथा को क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, ठगी प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया और ठगी प्रथा को 1830 में समाप्त किया गया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि ठगी प्रथा को 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके सहयोग से समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर है कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन के सहयोग से
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1830 ईस्वी में सती प्रथा को ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो सती प्रथा को समाप्त किया तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में, और ठगी प्रथा को समाप्त किया गया 1830 में कर्नल सलीमन के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो इस तरह से आपके टोटल टॉपिक कंप्लीट हुए। आगे देखते हैं, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया किसकी अनुशंसा पे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया मैकाले की अनुशंसा पे, लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। प्रेस की मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहते हैं। तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जितने भी गवर्नर जनरल टॉपिक से, यानी कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल हैं, उनसे जो संबंधित प्रश्न हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे ये कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल हैं, यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, जो कि एक पार्ट में नहीं हो पाया है। इसलिए मैंने पार्ट ए और पार्ट बी करके इन्हें बनाया है। पार्ट ए मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूं और पार्ट बी कल प्रोवाइड कर दूंगा। पार्ट ए में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं या परीक्षाओं में आने वाले हैं, उसी को रखा गया है। तो सो फ्रेंड, एक बार रिवाइज योर सेल्फ के अकॉर्डिंग इसे आप लोग एक बार रिवाइज कर लें। धन्यवाद।